नमस्कार दोस्तों, हम कवर कर रहे हैं एबीएफएम का मॉड्यूल ए और वीडियो क्वेश्चंस की फॉर्म में हम चीज़ों को कवर कर रहे हैं एंड यहाँ पर बात करने वाले हैं चैप्टर 5 एंड 6 व्हिच इज रिलेटेड टू कंट्रोलिंग एंड डायरेक्टिंग। राइट, तो कंट्रोलिंग एंड डायरेक्टिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हमको कवर करेंगे। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हो चुका है, टोटल 3 पार्ट्स होने थे एंड सेकंड पार्ट इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। सो ऑलरेडी वी हैव कवर्ड 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिसमें काफ़ी अच्छे कंसेप्ट्स को हमने कवर किया था। अगर आपने वो वीडियो गो थ्रू नहीं किया, मेक श्योर कि आप जल्दी से हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, जिसका लिंक आपको टॉप लेफ्ट कॉर्नर में मिल जाएगा, which is iibf.info/app। इस वेबसाइट के ऊपर जाकर के आपको लिंक के ऊपर जाना है और वहां से एप्लीकेशन को कर लेना है डाउनलोड। और अगर आप iOS यूजर हैं, यूज द ORG कोड GEGKT एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशंस। वहां पर आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी वीडियोस की और साथ ही साथ वीडियोस भी मिल जाएंगे। और इसके अलावा इसमें सिर्फ एबीएफएम का वीडियो नहीं है, इसमें एबीएम, बीएफएम, बीआरबीएल के वीडियोस भी आपको मिलने वाले हैं, वीडियो क्वेश्चंस मिलेंगे, फ्री पैक है ये, उसमें आपको ये वीडियोस मिलने वाले हैं। चलो आज का सेशन करते हैं स्टार्ट एंड इट्स स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नंबर 13 जो कि है रिलेटेड विद द कंट्रोलिंग पार्ट। राइट, कंट्रोलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। टू सेफगार्ड कंपनी एसेट्स एंड प्रिवेंट फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज विद इन इट्स आईटी डिपार्टमेंट, a new policy is enforced where the system administrator who manages user accounts and permissions is not allowed to be same person who audits those user accounts for compliance. This is practical application of which financial कंट्रोल टेक्निक। तो बेसिकली आप सेफगार्ड करना चाहते हैं अपनी कंपनी के एसेट्स को एंड उसके रिलेटेड क्या है कि आप अकाउंट्स को गो थ्रू करेंगे। राइट, आईटी डिपार्टमेंट की फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज को प्रिवेंट करना है। तो एक नई पॉलिसी आपकी है जहां पर जो एडमिनिस्ट्रेटर मैनेज करता है यूजर अकाउंट्स को, अब वो पर्सन डेफिनेटली ऑडिट नहीं कर सकता है उन्हीं अकाउंट्स के बारे में। राइट, ये कंसर्न है यहाँ पर। राइट, तो ये जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, दिस इज प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ व्हाट, उसके बारे में वी नीड टू गाइड। ठीक है जी। डुअल कंट्रोल, कैंसिलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज या फिर सेफ कीपिंग। देखो, डुअल कंट्रोल रिक्वायर होता है जहां पर दो पर्सन वेरीफाई करेंगे सेम एक एक्शन को, नॉट रिलेटेड टू द डिफरेंट एक्टिविटीज। सो यहाँ पर ये दो डिफरेंट एक्टिविटीज हैं, सो ऑप्शन ए इज नॉट द आंसर। राइट, तो आंसर ऑप्शन ए जो है दैट इज नॉट गोइंग टू बी द राइट आंसर ओवर हियर। एंड इफ वी लुक एट द ऑप्शन बी, दैट इज अ कैंसिलेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। तो कैंसिलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट होता है जहां पर आप बेसिकली डॉक्यूमेंट्स को मार्क कर देते हो कैंसिल लिख करके कि आप इनका रीयूज नहीं कर सकते। सो दिस इज आल्सो नॉट गोइंग टू बी द आंसर। ऑप्शन सी, वी लुक एट सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। तो ये कंट्रोल टेक्निक होती है जहां पर अलग अलग ड्यूटीज अलग अलग एम्प्लॉयज को असाइन की जाती हैं ताकि फाइनेंशियल फ्रॉड के चांसेस को हम कम कर पाए। तो बेसिकली जो हम सेपरेट करें यहाँ पर कि जो पर्सन यूजर अकाउंट्स को मेंटेन कर रहा है वो बेसिकली ऑडिट नहीं कर पाएगा, तो इसी प्रिंसिपल की एग्जांपल है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हियर। नाउ इट्स अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन 14th related to directing. A manager is known for strictly adhering to all company rules and regulations, often prioritizing procedural correctness over the team's immediate needs and focusing on pleasing his superiors. Another manager is different department is a master manipulator who exploits team members, जो कि team members को manipulate करता है, इनको exploit करता है and situations for the personal advantage, causing a severe lack of trust among the subordinates. These two leadership types are best identified as. तो ये जो leadership type है, ये कौन सी leadership types हैं उनके बारे में हमने आंसर पोस्ट करना है। Autocrat and expert, quarterback and diplomat, bureaucrat and diplomat या फिर expert and bureaucrat, what is going to be the answer? सी, जो ऑटोक्रेट होता है वो डायरेक्टिव्स को इश्यू करता है एंड चाहता है कि सामने वाला पर्सन उनकी बातचीत को माने। तो ऐसा तो कुछ भी यहाँ पर नहीं दिख रहा। एंड एक्सपर्ट जो होता है वो बेसिकली अपने एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन से रिलेटेड कंसर्न होता है, तो वो भी यहाँ पर नहीं है। सो ऑप्शन ए तो आंसर नहीं है। If we look at the option B, that's a quarterback and diplomat. तो quarterback basically जो subordinates होते हैं उनको equally treat करता है। क्या करता है? उनको equally treat करता है पर्सन। एंड जो बेसिकली पर्सन अपॉर्चुनिस्टिक होता है, ठीक है, जो अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाता है, अपने टीम का बेनिफिट उठाता है, उसको हम क्या कहते हैं? वी से टू बी डिप्लोमैट, उसको डिप्लोमैट कहते हैं। तो यहाँ पर सेकंड कैटेगरी तो करेक्ट है, लेकिन फर्स्ट वन इज नॉट करेक्ट। ऑप्शन बी इज आल्सो नॉट द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी जो है दैट्स ब्यूरोक्रेट एंड डिप्लोमैट। देखो, जो पहला पर्सन है ना, जो रूल्स को फॉलो करता है एंड सुपीरियर को प्लीज करता है, उसको क्या कहते हैं? वी से टू बी ब्यूरोक्रेट। हम उसको क्या कहते हैं? ब्यूरोक्रेट कहते हैं। तो ये सही है। एंड सेकंड वाला डिप्लोमैट है, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो ये सही कॉम्बिनेशन है। ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर।
तो ब्यूरोक्रेट वो मैनेजर होता है जो स्ट्रिक्टली रूल्स को फॉलो करता है, रेगुलेशन प्रोसीजर्स को फॉलो करता है, एंड उनकी प्रायोरिटी होती है कंप्लायंस से रिलेटेड, एंड सुपीरियर को बस आपने प्लीज करना उससे रिलेटेड होता है, एंड इवन एट द बेसिकली फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द टीम और समथिंग, तो वो भी ध्यान नहीं करते, वो जस्ट सुपीरियर्स को उन्होंने क्या करना, प्लीज करना है, एंड वो करेक्टनेस को वैल्यू करते हैं, हायरार्की को वैल्यू करते हैं, दैट्स इट। एंड इफ वी लुक एट द पर्टिकुलर पॉइंट जो हम बात कर रहे थे रिलेटेड टू डिप्लोमैट, तो डिप्लोमैट के केस में क्या रहता है कि जो पर्सन अपॉर्चुनिस्टिक होता है एंड टीम को एक्सप्लॉइट करता है, ठीक है, जिसकी वजह से उनका भरोसा टूट जाता है, उसको क्या कहते हैं, वी से टू बी डिप्लोमैट, उसको हम डिप्लोमैट कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अ कंपनीज स्ट्रेटेजिक प्लान वाज टू रिड्यूस द प्रोडक्शन कॉस्ट बाय 10%। एक कंपनी का स्ट्रेटेजिक प्लान है कि उन्होंने प्रोडक्शन कॉस्ट को 10% के साथ कम करना है। द कंट्रोलिंग प्रोसेस एट द एंड ऑफ द ईयर रिवील्ड दैट द कॉस्ट वर ओनली रिड्यूस्ड बाय 4%. This data then used by management to revise its operational procedures and set a new, more attainable cost reduction target for the following year. दिस सिनेरियो बेस्ट एग्जाम्पलीफाइज एट व्हाट, यानी कि आपने सोचा था 10% कम करेंगे लेकिन हुआ 4% है। अब वही डाटा आपकी मैनेजमेंट यूज करिए कि भाई अटेनेबल हम एक बजट रखेंगे अगले साल के लिए, राइट? तो ये कौन सा प्लान रहेगा, क्या चीज इसको कहते हैं, लेट्स हैव अ लुक एट इट, ठीक है। ऑप्शंस को गो थ्रू करते हैं। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर इनसेपरेबल बट फंक्शन एज सेपरेट लीनियर स्टेप्स। देखो ऑप्शन ए जो है वो सही नहीं है, क्यों? बिकॉज दे आर नॉट जस्ट इनसेपरेबल, लेकिन बहुत ज्यादा एक दूसरे से रिलेटेड भी होते हैं, रिलेटेड भी होते हैं, एक कह लो एक इंटरट्वाइंड एक फीडबैक लूप बन जाता है, राइट? जस्ट लीनियर स्टेप नहीं है कि एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप आएगा, एक लूप बन जाता है कि आप किसी चीज को प्लान कर रहे हो एंड फॉर द फीडबैक आती है, फिर उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, समथिंग लाइक दिस। लेट्स से केस कि आपके पास यहाँ पर है प्लान, जो चीज आपने करनी है, एंड हियर वी आर हैविंग सम, लेट्स से हमारा कामकाज चल रहा है एंड ये हमने प्लानिंग करी है कि हम ये चीज ऐसे करेंगे। अब यहाँ पर से फीडबैक जाती है और वापस आती है, सो दिस इज द फीडबैक वी आर टॉकिंग अबाउट, सो दिस इज अ कंट्रोलिंग पार्ट वी आर टॉकिंग अबाउट। तो ये कंट्रोलिंग का पार्ट बन गया हमारे पास जो यहाँ पर है, राइट? सो दिस इज एक्चुअली हैपनिंग व्हाट, ये क्या चीज हो रही है? सो ये एक आपके पास इंटरट्वाइंड जो एक स्पेस है वो यहाँ पर क्रिएट हो गई है, जहां पर एक दूसरे से कनेक्टेड है, राइट? सो जस्ट लीनियर स्टेप्स नहीं है। सो ऑप्शन ए तो यहाँ पर बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है। So option B, it says that the controlling provides a feedback that helps in reevaluating the standards and improving the future planning. Absolutely correct. ऐसा ही हो रहा है इस केस में भी, फ्यूचर स्टेप्स को आप उसी हिसाब से करेक्ट कर रहे हो, जो कंट्रोलिंग है वो एक फीडबैक को प्रोवाइड कर रही है, राइट? तो प्लानिंग स्टेज होती है जहां पर कंपनी एक स्ट्रेटेजिक गोल को सेट करती है, लाइक लेट्स से इन्होंने प्लान करा कि ये रिड्यूस करेंगे प्रोडक्शन कॉस्ट को 10% के साथ, फिर आपने एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करा कि भाई हुए तो सिर्फ 4% है, फिर अपने एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान परफॉर्मेंस के साथ क्या किया, कंपेयर किया। अब मैनेजमेंट ने देखा कि टारगेट तो 10% का था लेकिन हुआ सिर्फ 4% है, शॉर्टफॉल है 6% का, तो अपने करेक्टिव एक्शन लिया कि भाई आप इतने ज्यादा ओल्ड प्लान के साथ रिजिडली आप ना स्टिक करो। मैनेजमेंट ने एक रिवाइज्ड ऑपरेशनल प्रोसीजर दे दिया कि भाई अगली बार ना हम 8% पे लेके जाएंगे या 6% पे लेके जाएंगे, विच इज मच मोर अचीवेबल, राइट? विच इज मच मोर अचीवेबल, सो दैट्स द केस हियर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 16th। The process of a manager giving a performance review to a subordinate, two colleagues brainstorming an idea, and a team leader sending a project update via email are all examples of information exchange within a business context. तो ये सभी जो चीजें बताई गई हैं ये सभी कह लो कि इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के बारे में हमें बताती हैं, ठीक है। यानी कि मैनेजर जो है वो एक परफॉर्मेंस रिव्यू दे रहा है सबॉर्डिनेट को, दो कलीग ब्रेनस्टॉर्म कर रहे हैं एक आइडिया के ऊपर, एक टीम लीडर बेसिकली प्रोजेक्ट अपडेट भेज रहा है ईमेल के थ्रू, राइट? कलेक्टिवली ये सभी जो एक्टिविटीज हैं एक अम्ब्रेला के अंडर फॉल करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन है, मास कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन नॉट डायरेक्टेड टुवर्ड मी है, या फिर ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन है। देखो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन होती है जब हम खुद से बात करते हैं, दैट्स बेसिकली रिलेट्स विद सेल्फ टॉक, ठीक है, वो होती है इंट्रापर्सनल, तो इंट्रापर्सनल तो ये नहीं है। सेकंड होता है मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन का मतलब होता है जैसे न्यूज़पेपर्स है ना, मैगजीन्स हैं, जो एक बहुत बड़ी एनोनिमस ऑडियंस के पास डाटा भेजते हो, वो भी नहीं है ये, because you are talking about the organization, not about the
लाइक लाख और करोड्स ऑफ द पीपल अराउंड यू, राइट, जो अनरिलेटेड है। थर्ड है कम्युनिकेशन नॉट डायरेक्टेड टुवर्ड मी। नो, कम्युनिकेशन नॉट डायरेक्टेड टुवर्ड मी होता है कि कम्युनिकेशन विद नॉन ह्यूमन एंटिटीज, राइट। तो ये तो चीज यहाँ पर नहीं डिस्क्राइब है, सो दिस इज आल्सो नॉट द केस। एंड ऑप्शन डी, दैट्स द ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन, डेफिनेटली एक लाइफ ब्लड होती है बिजनेस का, जहां पर लोग इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ एंड टीम बेस्ड सेटिंग के हिसाब से। एंड इसमें वेरियस डायरेक्शंस में आपका इंफॉर्मेशन फ्लो हो सकता है, डाउनवर्ड भी फ्लो हो सकता है जहां पर रिव्यू किया जाएगा, हॉरिजॉन्टली होगा जहां पर ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी, अपवर्ड होएगा टू कोऑर्डिनेट एंड मैनेज द ऑपरेशंस, राइट। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स, ठीक है। तो मूवमेंट यहाँ पर डाउनवर्ड भी होती है कम्युनिकेशन की, डाउनवर्ड मूवमेंट किस केस में होगी, जब रिव्यू किया जाएगा, व्हेन द रिव्यू विल बी देयर। एंड जब हम बात कर रहे हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग के बारे में, ठीक है, तो ब्रेनस्टॉर्मिंग के केस में हॉरिजॉन्टली आपकी जो, क्योंकि दो कलीग्स आपस में बात कर रहे हैं ना, तो वो हॉरिजॉन्टली कम्युनिकेशन फ्लो हो रही है। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कोऑर्डिनेशन एंड मैनेजमेंट, तब अपवर्ड आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो फ्लो हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17th क्वेश्चन, जो कंट्रोलिंग से रिलेटेड है। A quality control inspector on an assembly line has the authority to immediately halt production if they spot a defect as a product is being made, right? जो प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, अगर उसमें उनको कोई डिफेक्ट दिखता है, तो जो क्वालिटी मैनेजर हैं वो असेंबली लाइन को, प्रोडक्शन को हॉल्ट कर सकते हैं। This type of real-time intervention which occurs during the activity itself is an example of which type of control management। तो ये कौन सी कंट्रोल मैनेजमेंट का टाइप है? फीडबैक कंट्रोल, प्रोएक्टिव कंट्रोल, कॉन्करेंट कंट्रोल, या फिर बजटरी कंट्रोल। देखो, फीडबैक कंट्रोल होता है जो फीडबैक के ऊपर बेस्ड होता है, यानी कि जब एक्टिविटी ऑलरेडी हो चुकी है, उसके बाद फीडबैक मिली, उसके बेस पर आप कंट्रोल कर रहे हो, तो फीडबैक कंट्रोल है। तो ये तो साथ के साथ हो रहा है। एंड प्रोएक्टिव कंट्रोल होता है, लाइक फ्यूचर डायरेक्टेड होता है, जो एंटिसिपेटेड प्रॉब्लम्स को उनके अगर होने से पहले ही पहचान लेता है, तो वो प्रोएक्टिव होता है, राइट। एंड थर्ड है यहाँ पर कॉन्करेंट कंट्रोल। कॉन्करेंट का मतलब होता है कि जैसे जैसे चीजें हो रही हैं, वैसे ही साथ के साथ आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। सो इंस्पेक्टर इज बेसिकली ट्राइंग टू बेसिकली कंट्रोल व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ, ठीक है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। बजटरी कंट्रोल एक फाइनेंशियल टेक्निक है। बजटरी कंट्रोल की अगर बात करें, दिस इज अ फाइनेंशियल टेक्निक, ठीक है। ये कोई रियल टाइम ऑपरेशन नहीं है, तो ये एक फाइनेंशियल टेक्निक रहती है। सो ऑप्शन डी इज नॉट द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, traditional management wisdom often assumes that a happy or satisfied employee will be a high performing employee। कि अगर कोई हैप्पी एम्प्लॉय है, कोई अच्छा एम्प्लॉय है, खुश मिजाज एम्प्लॉय है, तो वो एक अच्छा एम्प्लॉय बनेगा, हाई परफॉर्मेंस वाला एम्प्लॉय बनेगा। However, the Porter and Lawler motivation model challenges this notion by suggesting a different relationship. According to their method, what is more accurate sequence of events? देखो, अगर हम पॉटर एंड लॉलर की बात करें ना, तो एफर्ट जो होता है वो बेसिकली ड्राइव होता है एक्सपेक्टेंसी के साथ, ठीक है। यानी कि वो कहते हैं कि अगर पर हम हमारा विश्वास है कि एफर्ट से हमें परफॉर्मेंस मिलेगी, ठीक है, तो बिलीव दैट एफर्ट विल लीड टुवर्ड द परफॉर्मेंस, दैट्स बेसिकली हाउ इट गोइंग टू हेल्प यू, राइट। एंड वैलेंस जो होता है वो होता है कि वैल्यू ऑफ रिवॉर्ड क्या है, ठीक है। तो परफॉर्मेंस डिपेंड करती है एफर्ट के ऊपर, इंडिविजुअल एबिलिटी के ऊपर, रोल क्लैरिटी के ऊपर। एंड रिवॉर्ड जो होते हैं वो इंट्रिंसिक रिवॉर्ड भी हो सकते हैं, लाइक रिकॉग्निशन हो गया, या फिर एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड हो सकता है कि पेमेंट आप दे दोगे ज्यादा, राइट। तो वो एक्चुअल परफॉर्मेंस आपको मिलेंगे। एंड सेटिस्फेक्शन सिर्फ तब मिलेगी जब रिवॉर्ड रिसीव हो जाएंगे जैसा उन्होंने परसीव किया होगा, फेयर एंड इक्विटेबल के हिसाब से। यानी कि सीक्वेंस की बात करें, अगर हम सीक्वेंस की बात करते हैं पॉटर एंड लॉलर के हिसाब से, राइट, बिकॉज पॉटर एंड लॉलर का एक्सपेक्टेंसी मॉडल ऑफ जो मोटिवेशन है उसके हिसाब से क्या था कि वंस अ पर्सन डज द एफर्ट्स, तो एफर्ट से आपको क्या मिलेगी, परफॉर्मेंस मिलेगी। इफ यू आर पुटिंग द एफर्ट्स, तो एफर्ट से अगर आपका बिलीफ है कि दीज एफर्ट्स विल लीड टुवर्ड द परफॉर्मेंस, आपको परफॉर्मेंस मिल गई। एंड अगर आपकी परफॉर्मेंस सही है, तो यू आर एक्सपेक्टिंग कि आपको ये रिवॉर्ड मिलेंगे। एंड अगर आपको वो रिवॉर्ड जैसा आपने सोचा था उसके हिसाब से मिल जाते हैं, इक्विटेबल, तो दिस विल लीड टू द सेटिस्फेक्शन पार्ट, तो आपको सेटिस्फेक्शन मिले, राइट, दैट्स द केस। तो ऑप्शंस देखते हैं। सेटिस्फेक्शन इज नॉट डायरेक्टली लिंक टू परफॉर्मेंस इन एनी वे, तो ऐसा तो नहीं है, बिकॉज जो मॉडल कहता है वो कहता है डेफिनेटली एक लिंक तो है, तो ऑप्शन ए तो हो गया गलत।
Option B, it says high performance when followed by a successful reward system leads to a feeling of satisfaction. Absolutely true. और परफॉर्मेंस कैसे मिलेगी? एफर्ट्स के साथ मिलेगी. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. तो पोर्टर एंड लॉलर जो मॉडल जो है वो ये कहता है कि परफॉर्मेंस से आपको फीलिंग ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगी अगर रिवॉर्ड सिस्टम सक्सेसफुल होता है तो ये पुराना जो आइडिया था कि सेटिस्फेक्शन जो है वो नीड करेगी टुवर्ड द परफॉर्मेंस, उसके बिल्कुल अगेंस्ट. राइट. ठीक है जी. चलिए अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ. A divisional manager is looking for ways to improve her department's return on investment. तो एक डिविजनल मैनेजर है जो अपने डिपार्टमेंट की आरओआई यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को करना चाहते हैं बेहतर, सो दैट उनको और ज्यादा बेटर फंडिंग, इंटरनल फंडिंग मिल जाए. राइट. अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ दिस मॉडर्न कंट्रोल टेक्निक, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज वुड डायरेक्टली लीड टू इम्प्रूव आरओआई? तो कौन सी टेक्निक से आप अपनी आरओआई को इम्प्रूव कर सकते हो एज पर द गिवन डाटा? तो जो डाटा आपको दिया गया है उसके अकॉर्डिंग क्या क्या चीज हो सकती है? लेट्स हैव अ लुक एट द ऑप्शंस. इंक्रीजिंग द टोटल इन्वेस्टमेंट इन एसेट्स व्हाइल कीपिंग द सेल्स वॉल्यूम कांस्टेंट. देखो, अगर आप अपना टोटल इन्वेस्टमेंट जो होगा वो इंक्रीज कर देते हो और सेल्स को नहीं बढ़ाते हो तो भाई आप तो डिक्रीज कर लोगे अपने आरओआई को. बिकॉज आप बेसिकली क्या कर रहे हो? आप तो डिनोमिनेटर को इंक्रीज कर रहे हो, न्यूमिनेटर को सेम रख रहे हो. ठीक है. सो दैट वॉन्ट लीड टुवर्ड इट. तो उससे तो आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा. ठीक है. बिकॉज अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर दो और प्रॉफिट आपका सेम है तो आरओआई तो आपका गिर जाएगा बल्कि. तो दिस इज नॉट बेसिकली रिक्वायर्ड. ये तो नहीं है. Option B, if we look at that, lowering the volume of sales while also proportionately lowering the value of the total investment. अगर both sales and investments are bringing brought down तो नेट इफेक्ट क्या होगा? या तो न्यूट्रल होगा या नेगेटिव होगा. या तो आपका जो आरओआई है वो चेंज नहीं होगा या नेगेटिव में चेंज होगा, लेकिन पॉजिटिव तो नहीं होगा. So the third one, it says increasing the volume of sales in a manner that are proportionally greater than the increase in total investment. Absolutely. अगर आपका प्रॉफिट ज्यादा बढ़ रहा है, इन्वेस्टमेंट तो हम कर रहे हैं लेकिन इन्वेस्टमेंट से ज्यादा हमारा प्रॉफिट बढ़ रहा है तो डेफिनेटली उससे हमारा आरओआई बेटर हो जाएगा. उससे हमारा आरओआई बेटर हो जाएगा. एंड ऑप्शन डी, इट सेज फोकसिंग सोलली और रिड्यूसिंग द नेट इनकम टू मिनिमाइज द टैक्स बर्डन. देखो, अगर आप सिर्फ फोकस कर रहे हो कि आपने नेट इनकम को रिड्यूस करना है ताकि आपका टैक्स बर्डन कम हो रहा है तो नेट इनकम ही कम हो गई तो आरओआई कम होएगा ही होएगा. ठीक है. तो ऑप्शन सी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर. बिकॉज जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है दैट इज कैलकुलेटेड एज नेट इनकम डिवाइडेड बाय द कैपिटल एम्प्लॉयड. जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है दैट इज कैलकुलेटेड एज व्हाट? नेट इनकम. जो भी आपकी नेट इनकम है and further divided by the capital employed. राइट. और इन्वेस्टमेंट हम किसको कहते हैं? तो अगर आप अपने नेट इनकम को लेट से 20% से बढ़ाते हो लेकिन कैपिटल एम्प्लॉयड सिर्फ आपकी 5% से बढ़ती है, प्रोपोर्शनेटली बढ़ी तो रही है लेकिन कम बढ़ती है, तो डेफिनेटली आपका जो आरओआई है वो इंक्रीज होगा. ठीक है जी. तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. Now let's move toward the 20th question. A manager frustrated with an employee's repeated tardiness issues a formal written warning, a memo, and threatens demotion if the behavior continues. Right? While this approach might curb the tardiness in the short term, it is an example of specific type of motivation that carries inherent risks. What type of motivation is this and why it is considered complex? तो कौन सी टाइप की ये आपके पास मोटिवेशन है और इसको कॉम्प्लेक्स क्यों माना जाता है? डेट वी नीड टू आंसर. देखो, व्हाई दिस इज सेड टू बी नेगेटिव मोटिवेशन? क्योंकि यहाँ पर मैनेजर थ्रेटन कर रहा है, पनिश करने की बात कर रहा है, वार्निंग भी दे दी है और डिमोशन का भी आप कह रहे हैं ताकि इंप्लॉय डिजायर्ड बिहेवियर शोकेस करे. अब इंप्लॉय जो है वो कंसिक्वेंसेस ऑफ फियर के वजह से कंप्लाई तो करेगा, राइट, लेकिन कोई जेन्युइन कमिटमेंट नहीं होगी. राइट. एंड इसे क्यों हम कॉम्प्लेक्स कंसीडर करते हैं? अब ये चीज जो है वो क्विकली अनडिजायरेबल बिहेवियर को तो रोक देगी, यानी कि टार्डीनेस जो आपको देखने को मिल रही थी वो तो रुक जाएगी लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए. लॉन्ग टर्म में लेकिन रिस्क अवेलेबल है.
अब क्योंकि उस पर्सन में रोष पैदा हो जाएगा, रिसेंटमेंट हो जाएगी, उसका मोरल काम करने का खत्म हो जाएगा एंड हो सकता है कि ट्रस्ट एंड रिलेशनशिप जो है वो भी डैमेज हो जाए एंड डेफिनेटली उसका इंट्रिंसिक जो मोटिवेशन है, उसकी क्रिएटिविटी है, वो भी कम हो जाएगी एंड इससे क्या होगा, कंप्लायंस विदाउट एंगेजमेंट होगी, यानी कि एंगेजमेंट के बिना कंप्लायंस होगी। एम्प्लॉय मिनिमम टू मिनिमम करेगा ताकि उसको बस उसको वो ना मिले, पनिशमेंट ना मिले, ये चीज होने लग जाएगी, राइट? सो दैट्स द केस। तो पॉजिटिव मोटिवेशन है कि नो, दिस इज द नेगेटिव मोटिवेशन, दिस इज द नेगेटिव मोटिवेशन, ठीक है, ये पॉजिटिव मोटिवेशन नहीं है, दिस इज द नेगेटिव मोटिवेशन, राइट? एंड इट इज कॉम्प्लेक्स बिकॉज इट कैन क्रिएट लॉन्ग टर्म रिसेंटमेंट, एब्सोल्युटली ट्रू। ऑप्शन बी जो है दैट्स एब्सोल्युटली ट्रू, ठीक है। ऑप्शन सी कह रहा है कि इंट्रिंसिक ये मोटिवेशन है। अब इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो होती है वो बेसिकली विद इन से आती है, नॉट अप्लाइड एक्सट्रिंसिक, राइट? तो ये तो एक्सट्रिंसिक है, this motivation is basically not intrinsic, it is being applied to it, so it's extrinsic motivation, not intrinsic, right? तो ऑप्शन सी भी गलत हो गया। एंड क्या ये साइकोलॉजिकल मोटिवेशन है? साइकोलॉजिकल मोटिवेशन भी नहीं है, राइट? बिकॉज साइकोलॉजिकल मोटिवेशन होती है जो स्पेसिफिक टेक्निक के साथ आप इस्तेमाल कर रहे हो, राइट? बट यहां पर तो ये जो मोटिवेशन है, दिस इज नेगेटिव मोटिवेशन। क्वेश्चन 21st, the board of directors of a large corporation is concerned about potential inefficiencies and what to conduct a comprehensive review of how effectively the company's resources are being utilized across all the departments, ठीक है? तो एक जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं एक बड़ी कॉर्पोरेशन के, वो कंसर्न्ड है कि पोटेंशियल इनएफिशिएंसीज तो एग्जिस्ट कर ही रही हैं एंड वो एक कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू करना चाहते हैं कि जो रिसोर्सेज हैं सभी डिपार्टमेंट्स में किस तरह से इस्तेमाल किए जा रहे हैं, इफेक्टिवनेस क्या है उन रिसोर्सेज की। टू इंश्योर द मैनेजमेंट टीम इज परफॉर्मिंग इफेक्टिवली, दे इनिशिएट अ पीरियोडिक इन डेप्थ एग्जामिनेशन ऑफ ओवरऑल मैनेजमेंट प्रोसेस, राइट? दिस टाइप ऑफ स्क्रूटनी इज नोन एज व्हाट, इसको हम क्या कहेंगे? फाइनेंशियल ऑडिट कहेंगे, मैनेजमेंट ऑडिट कहेंगे, ब्रेक इवन एनालिसिस कहेंगे, या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग रिव्यू कहेंगे। व्हाट इट इज सेड टू बी, इसको हम कहते हैं मैनेजमेंट ऑडिट। क्यों? क्योंकि हमने ये इंश्योर करना है कि मैनेजमेंट टीम जो है इफेक्टिवली काम कर रही है कि नहीं कर रही है, राइट? बिकॉज इट गोज बियॉन्ड द फाइनेंशियल ऑडिटिंग, ये फाइनेंशियल ऑडिट से तो बहुत परे है ना, ठीक है? तो आप सिर्फ अकाउंट्स को चेक नहीं कर रहे, कंप्लायंस नहीं चेक कर रहे, आप पूरा का पूरा मैनेजमेंट प्रोसेस चेक कर रहे हो कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग कैसे हो रही है। एंड मेन ऑब्जेक्ट क्या है, हमने इफेक्टिवनेस देखनी है कि मैनेजमेंट क्या है, वो किस तरह से रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर रही है, ह्यूमन, फाइनेंशियल, टेक्नोलॉजिकल, फिजिकल रिसोर्सेज को किस तरह से इस्तेमाल कर रही है। तो मैनेजमेंट ऑडिट में आप हर एक अदारे को ऑडिट के दायरे में लेकर के आते हो, आप पीरियोडिक इन डेप्थ ऑडिट करने वाले हो जो कि फॉरवर्ड लुकिंग है एंड यू आर फोकसिंग ऑन द एफिशिएंसी, आप इफेक्टिवनेस के ऊपर जोर दे रहे हो, आप इंप्रूवमेंट के ऊपर जोर दे रहे हो, राइट? सो दैट इज द केस, ठीक है। तो टिपिकली ये जो मैनेजमेंट ऑडिट होती है, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा ही शुरू की जाती है। सो ऑप्शन जो बी है दैट इज द करेक्ट आंसर, दैट इज द करेक्ट आंसर। एंड फाइनेंशियल ऑडिट क्यों नहीं है? क्योंकि फाइनेंशियल ऑडिट जो होती है वो फोकस करती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर, तो ऑप्शन ए तो करेक्ट नहीं है। सीवीपी डिस्कस करती है, यानी कि कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट रिलेशनशिप को, ब्रेक इवन पॉइंट, तो सीवीपी एनालिसिस होता है, दिस इज अ सीवीपी एनालिसिस, तो डेफिनेटली ये उससे रिलेटेड है, राइट? एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग जो है वो बेसिकली सिस्टम किससे रिलेटेड रहता है? फॉर डेलीगेटिंग एंड इवेल्युएटिंग द परफॉर्मेंस, ठीक है, उससे रिलेटेड रहता है। सो दैट्स अनदर थिंग। सो आंसर जो है दैट इज ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द 22nd क्वेश्चन। 22nd क्वेश्चन, अ मैनेजर adopts a transactional leadership style टू ओवरसी अ सेल्स टीम, ठीक है? तो मैनेजर जो है वो एक ट्रांजैक्शनल लीडरशिप का सहारा लेता है ताकि वो सेल्स टीम की देखभाल कर पाए, उनको देख पाए, एस्टैब्लिशिंग क्लियर मेजरेबल सेल्स टारगेट्स एंड ऑफरिंग commissions and bonuses for achieving them. While this approach is effective in boosting short-term motivation and creating a straightforward system for the team to follow, what is a significant potential disadvantage ऑफ रिलाइंग सोलली ऑन दिस मॉडल? क्या डिसएडवांटेज रहेगा उसके बारे में बताना है। तो सबसे पहले ना मैं आपको ये बताता हूँ कि जो ट्रांजैक्शनल लीडरशिप एनालिसिस होता है, जो प्राइमरी डिसएडवांटेज रहते हैं उसमें क्या क्या रहते हैं, राइट? तो सबसे पहली चीज है, इस चीज में बताया भी गया कि शॉर्ट टर्म फोकस होता है, जो ये आपका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है ना, दैट इज शॉर्ट टर्म के लिए तो सही रहता है। अब अगर आपने इमीडिएट मेजरेबल गोल्स को अचीव करना है उसके लिए तो सही है,
लेकिन ये लॉन्ग टर्म विजन को, क्रिएटिविटी को, अडेप्टेबिलिटी को बिल्कुल छोड़ देता है। एंड अगर आप ओवर रिलायंस करते हो एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स के ऊपर, तो जो मोटिवेशन होती है वो एक्सट्रिंसिक बच जाती है, यानी कि कमीशन की तरफ ही ध्यान जाएगा। एम्प्लॉय जो है वो अपनी सैलरी को तो कुछ समझेगा ही नहीं, उसका तो ध्यान बोनस की तरफ, कमीशन की तरफ रहेगा। एम्प्लॉय का जो इंट्रिंसिक ड्राइव थी कि पर्सनल सेटिस्फेक्शन, पर्पस क्या था काम करने का, वो रह जाएगा। एंड मोर ओवर इट देयर इज रिस्क ऑफ कंप्लेंसी, ठीक है। तो कंप्लेंसीज का भी यहाँ पर एक रिस्क रहता है, क्योंकि एक बार आपके टारगेट पूरे हो गए तो एम्प्लॉय उससे ज्यादा आगे जाने की कोशिश नहीं करेगा, सिर्फ जितना रिक्वायर्ड है उतना ही करेगा। टारगेट आपका 50 लाख का है, 50 लाख का टारगेट किया, उसके बाद वी वांट पे एनी टेंशन, बिकॉज हमें रिवॉर्ड तो तब तक के मिलने हैं। एंड अडेप्टेबिलिटी भी बहुत खराब होती है इस केस में, बिकॉज ये चीज encourage नहीं करती इनोवेशन को, इंडिपेंडेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी नहीं है, ठीक है। एंड रिलेशनशिप भी वीक होते हैं, क्योंकि ये फोकस करता है ट्रांजेक्शन के ऊपर, रिवॉर्ड के ऊपर, पनिशमेंट के ऊपर फोकस करता है, ट्रस्ट मेंटरशिप के ऊपर फोकस नहीं करता। तो शॉर्ट टर्म में तो ये एडवांटेजेस है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर देखें तो सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है, एंड शॉर्ट टर्म में भी जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, वो ये रहता है कि ट्रांजेक्शनल लीडरशिप जो है उससे आप रिजल्ट्स को जल्दी से अचीव कर सकते हो, लेकिन इसमें इनोवेशन नहीं मिलेगी, इंट्रिंसिक मोटिवेशन खत्म हो जाती है, और लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय डेवलपमेंट नहीं होती है। अब ऑप्शन देखते हैं। इट ऑफ्टन लीड्स टू कंफ्यूजन इन द चेन ऑफ कमांड। चेन ऑफ कमांड में कोई दिक्कत नहीं है, ये बेसिकली इसका एडवांटेज है, ये इसका एडवांटेज है। ऑप्शन ए तो हो गया गलत। द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग बिकम्स एक्सेसिवली स्लो। डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस जो होता है, ये जो है ना डिसएडवांटेज, ये पार्टिसिपेटिव लीडरशिप का आपका डिसएडवांटेज है कि स्लो हो जाता है, क्योंकि आप सभी से पूछ करके डिसीजन लेते हो। तो इसका एग्जांपल नहीं है वो, ठीक है। ऑप्शन सी, इट फोस्टर्स अ डेवलपमेंट और ऑफ मोर फॉलोअर्स देन लीडर्स, कैन इनहिबिट क्रिएटिविटी। देखो प्राइमरी डिसएडवांटेज यही रहता है कि ट्रांजैक्शनल लीडरशिप मॉडल में क्या होएगा कि जो डेवलपमेंट है वो बेसिकली क्या करोगे, आप लीडर बनने की कोशिश नहीं करोगे, सिर्फ फॉलो करोगे कि हमें तो कमीशन मिल जाए बस बहुत है, ठीक है। बिकॉज ये फोकस करता है कि आपने प्री डिफाइंड टास्क को कंप्लीट करना है, उसके हिसाब से आपको रिवॉर्ड मिल जाएगा। इससे आपकी जो क्रिएटिविटी है वो खत्म हो जाती है। इस ऑप्शन जो सी है दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट है, ठीक है जी। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, 23rd. So it says a manufacturing company finds that a significant number of its finished products are failing quality checks due to inconsistent component sizes. An investigation reveals that the machinery used to produce these components is outdated and no longer capable of meeting the required precision standards. According to the principles of corrective actions, what is the most appropriate steps for the management to take? तो क्या appropriate steps रहेंगे उसके बारे में बताना है। चेंज द क्वालिटी स्पेसिफिकेशन फॉर द मटेरियल यूज्ड। देखो ये तो एक्शन जो है वो अप्रोप्रिएट है फॉर डिफेक्टिव मटेरियल, लेकिन ऑब्सोलीट मशीनरी के लिए इफेक्टिव नहीं है। सो ऑप्शन ए जो है दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क एट ऑल। ऑप्शन बी इट सेज दैट अंडरटेक अ टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन ऑफ द मशीनरी। एब्सोल्युटली अपग्रेडेशन ही करनी पड़ेगी, और तो कोई चीज नहीं कर सकते, बिकॉज आइडेंटिफाइड जो कोज है वो है ऑब्सोलीट मशीनरी। एंड कॉरेस्पॉन्डिंग करेक्टिव एक्शन यही रहेगा कि आप टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन करो मशीनरी का, that is very much required in this particular stage. Question 24th. An employee feels most motivated and engaged when they have the autonomy to choose how they approach their tasks and believe their actions have a direct and meaningful effect on the project outcomes. This belief in one's capacity to choose their own path and manage their affairs is a central to specific motivation theory. Which theory best explains the एम्प्लॉयज सोर्स ऑफ मोटिवेशन? कौन सी जो थ्योरी है वो एम्प्लॉयज सोर्स ऑफ मोटिवेशन के बारे में बेस्ट तरीके से बताते हैं? इक्विटी थ्योरी, ब्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, सेल्फ डिटर्मिनेंट थ्योरी, या फिर मैस्लोज नीड ऑफ हायरार्की थ्योरी? देखो जो आपके पास ऑप्शन ए है दैट्स रिलेटेड टू, ऑप्शन ए जो आपके पास दिया गया है इक्विटी थ्योरी से रिलेटेड दिया गया है। अब उस केस में पर्टिकुलरली फोकस रहता है ऑन फेयरनेस इन इनपुट एंड आउटपुट रेशियोज। fairness in, that's basically focus on fairness in input and output ratios, ठीक है। उस चीज के ऊपर आपका फोकस जो है वो रहता है, ऑटोनॉमी के ऊपर नहीं रहता, तो ऑप्शन ए तो नहीं है। अगर मैं ब्लूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी की बात करूं तो ये एक्सपेक्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटैलिटी, बैलेंस के ऊपर है कि एफर्ट विल लीड टू परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस विल लीड टू रिवॉर्ड। कोई पर्सनल ऑटोनॉमी के बारे में नहीं है, सो दिस इज आल्सो नॉट द करेक्ट आंसर। इफ वी लुक एट द सेल्फ डिटर्मिनेंट थ्योरी, जिसको हम एसडीटी कहते हैं,
तो ये एम्फेसाइज करता है 3 साइकोलॉजिकल नीड्स के ऊपर, ऑटोनॉमी, कॉम्पिटेंस एंड रिलेटेडनेस। तो ये 3 चीज़ों के ऊपर फोकस करता है। ऑटोनॉमी के ऊपर, राइट, कि एक पर्सन का कंट्रोल होता है उसके खुद के एक्शंस के ऊपर, डिसीजंस के ऊपर। एंड सेकंड फैक्टर जो है दैट्स अ कॉम्पिटेंस, वो है कॉम्पिटेंस रिलेटेड, कि आप कैपेबल फील कर रहे हो एंड इफेक्टिव फील कर रहे हो। एंड थर्ड है रिलेटेडनेस, लाइक फीलिंग कनेक्टेड टू अदर्स, ठीक है, तो वो होता है रिलेटेडनेस, कि आप कनेक्टेड फील कर रहे हो, ठीक है। जब ये 3 नीड्स आपकी सेटिस्फाइड होती हैं, तो एम्प्लॉय इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड एंड एंगेज्ड फील करते हैं, यानी कि एसीआर, इसको हम क्या कहते हैं, वी से इट टू बी ए सी आर, राइट, दैट इज ऑटोनॉमी, competence and relatedness। तो आंसर क्या रहेगा यहाँ पे, आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी। एंड व्हाट अबाउट द ऑप्शन डी, ऑप्शन डी किस चीज से रिलेटेड है, दैट्स रिलेटेड टू मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी। अब एक ब्रॉडर हायरार्की जो है वो रहती है रिलेटेड टू फिजियोलॉजिकल नीड्स, टू सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, 5 तरह की नीड्स हैं, लेकिन स्पेसिफिकली ऑटोनॉमी को सेंट्रल पार्ट यहाँ पर कंसीडर नहीं किया गया है। So the answer is option C here. Now let's move toward the next question number 25. कंट्रोलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। An online registration form for a new service has an automated control where the system rejects any entry in the date of birth field that is not a valid calendar date or suggests the user is younger than 18 years old. This type of IT application control, which ensures that only appropriate data is entered into the system, is known as what? Completeness check, validity check, authentication control या फिर forensic control। देखो, कंप्लीटनेस चेक इंश्योर करता है कि सभी रिकॉर्ड्स जो है वो प्रोसेस हो चुके हैं बिगिनिंग से लेकर एंड तक, सो दिस इज नॉट द केस, ये तो नहीं है। इफ वी लुक एट द वैलिडिटी चेक, तो डेफिनेटली जो आईटी एप्लीकेशन कंट्रोल कर रही है इस केस में डाटा को इनपुट के टाइम पर प्रोसेस कर रही है, तो उसको हम वैलिडिटी चेक ही कहते हैं। सो ऑप्शन जो बी है दैट्स अ करेक्ट आंसर। ऑथेंटिकेशन चेक जो होता है, कंट्रोल जो होता है, वो मेथड होता है जिसमें यूजर की आइडेंटिटी को वेरीफाई किया जाता है, दैट्स सेपरेट थिंग। एंड फोरेंसिक कंट्रोल इंश्योर करते हैं कि जो मैथमेटिकली एंड साइंटिफिकली करेक्शंस हैं, इनपुट से रिलेटेड आउटपुट से रिलेटेड, वो सब चीजें इन प्लेस हैं। तो वो एक ब्रॉडर कंसेप्ट है रादर देन द सिंपल डाटा वैलिडेशन, ठीक है। सो सिंपल वैलिडेशन में वैलिडिटी चेक किसको कहा जाता है, ऑप्शन डी सी आर नॉट द करेक्ट आंसर्स। Now, it's about the question number 26. A tech startup aiming to foster a sense of ownership and long term commitment among its key engineers offers them the opportunity to purchase company shares at a predetermined price that is significantly lower than the potential future market price. How is this type of incentive classified and what is the main purpose in that? And main purpose क्या है और इस incentive को किस तरह से classify किया जाएगा? That we need to answer. ऑप्शन सेज इट इज अ नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। तो क्या ये नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव है? नो, इट्स अ फाइनेंशियल इंसेंटिव, राइट, ये फाइनेंशियल इंसेंटिव है, तो ऑप्शन ए तो हो गया गलत। ऑप्शन बी इट सेज इट्स अ फाइनेंशियल इंसेंटिव called co-partnership stock option, co-partnership or stock option designed to motivate employees by making them part owners, कि उनको हम पार्ट ओनर बना देंगे। तो डेफिनेटली स्टॉक ऑप्शन कहा जाएगा। क्यों कहा जाएगा? कि इंजीनियर्स जो हैं उनको एक अधिकार दिया गया कि वो परचेज कर सकते हैं कंपनी के शेयर्स को एट प्री डिटरमाइंड प्राइस, एक्सरसाइज प्राइस के ऊपर, जो यूजुअली कम होता है, एक्सपेक्टेड फ्यूचर मार्केट प्राइस से कम होता है। अगर कंपनी ग्रो करती है तो डेफिनेटली उसके स्टॉक की वैल्यू बढ़ेगी, तो एम्प्लॉय जो है वो डेफिनेटली अपने ऑप्शन को एक्सरसाइज कर सकता है और डेफिनेटली डिफरेंस से बेनिफिट भी ले सकता है। मेन पर्पस क्या होता है? कि लोगों को ओनरशिप का लगे कि हाँ हमारी ओनरशिप है इस चीज में। इससे जो एम्प्लॉय रिटेंशन होती है वो भी इंक्रीज होती है, उनका मोटिवेशन एंड कमिटमेंट भी बढ़ता है, राइट। सो जॉब एनरिचमेंट के पॉइंट से देखें तो काफी ये बेनिफिशियल चीज होती है, राइट। तो अगर आप एम्प्लॉयज को ऑफर करते हो, ऑप्शन देते हो कि वो शेयर्स को बाय कर सकते हैं एट अ प्राइस लोअर देन द मार्केट प्राइस, राइट, तो उस केस में फाइनेंशियल इंसेंटिव रहता है, बिकॉज इट इज मेजरेबल इन मॉनेटरी टर्म्स। पहली चीज तो ये है कि फाइनेंशियल इंसेंटिव है। दूसरी चीज है कि इससे एम्प्लॉय मोटिवेटेड रहते हैं क्योंकि हम उनको शेयर दे रहे प्रॉफिट में, ओनरशिप में, राइट। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Option B is the correct answer. Question number 27, it says a risk management committee is using a well-known internal control framework to evaluate the company's overall control structure. The framework guides them to assess 5 key interconnected components: the ethical tone set by the management, the identification of potential risks, the specific policies and procedures in place
how information is being shared, and how the entire system is overseen over time. Which framework are they using? तो वो कौन सा framework इस्तेमाल कर रहे हैं उसके बारे में हमने बताना है. That which framework is being used. COBIT है, SDLC है, PERT and CPM है या फिर CUSO है. देखो जो कॉबिट फ्रेमवर्क होता है वो आईटी स्पेसिफिक है, राइट. प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक्वायरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, राइट, उनसे रिलेटेड है. सो दिस इज नॉट द केस. इफ वी लुक एट द एसडीएलसी, दैट बेसिकली प्रोसेस है जिससे हम सिस्टम्स को डेवलप करते हैं, वो भी नहीं है. इफ वी लुक एट द पीएआरटी एंड सीपीएम, वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स है, ठीक है. स्केड्यूलिंग, टास्क रिलेटेड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स होती हैं. सो ऑप्शन सी इज आल्सो नॉट करेक्ट. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. जो कमेटी ऑफ स्पॉन्सरशिप ऑर्गेनाइजेशंस है ऑफ द ट्रेडवे कमीशन, कमेटी ऑफ स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ ट्रेडवे कमीशन फ्रेमवर्क आइडेंटिफाई करता है एसेंशियल कंपोनेंट्स इंटरनल कंट्रोल के लिए, राइट. इंटरनल कंट्रोल के लिए कंपोनेंट्स को डिफाइन करता है वो. तो फ्रेमवर्क में 5 इंटर रिलेटेड कंपोनेंट्स हैं इंटरनल कंट्रोल के लिए, लाइक कंट्रोल इन्वायरमेंट, जो एथिकल टोन सेट की जाती है मैनेजमेंट के द्वारा, इंटीग्रिटी वैल्यूज क्या है उनके बारे में, रिस्क मैनेजमेंट जिससे आप पोटेंशियल रिस्क को आइडेंटिफाई करते हो, एनालाइज करते हो, कंट्रोल एक्टिविटीज हैं लाइक पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, प्रैक्टिस एटसेट्रा, राइट. एंड इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन है कि इन्फॉर्मेशन किस तरह से शेयर की जा रही है इंटरनली एंड एक्सटर्नली. एंड मॉनिटरिंग, ये 5 चीजें इसमें रहती है. मैं दोबारा से लिख देता हूँ. वन, इट्स रिलेटेड टू कंट्रोल इन्वायरमेंट, कंट्रोल इन्वायरमेंट. सेकंड जो है दैट्स रिलेटेड टू रिस्क असेसमेंट. सेकंड रिस्क असेसमेंट से रिलेटेड है. थर्ड जो है दैट्स कंट्रोलिंग द एक्टिविटीज. And fourth, it's related to information and communication. And fifth one, it's related to monitoring. Like आपने ongoing periodic monitoring करनी होती है, oversight करना होता है control systems की effectiveness का. That's monitoring. तो ये 5 यहाँ पर component है कोसो के, CUSO के. That is related to what? कोसो किससे related है? Committee of Sponsoring Organizations of the Tradeway Commission, right? So option D is the correct answer. सो डेट विल बी ऑल रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर वीडियो. आई होप कि आपको वीडियो को आपने एंजॉय किया होगा, बहुत से कंसेप्ट्स भी सीखे होंगे. अगर किसी तरह को कोई डाउट है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. एंड इस तरह की और वीडियोस के लिए जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल नोटिफिकेशन आइकन को जरूर क्लिक करना ताकि आगे आने वाले सब वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको जरूर मिल पाए. एंड एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो अभी के अभी, क्योंकि उसमें आपको वीडियोस भी मिल जाएंगी और पीडीएफ नोट्स भी मिलने वाले हैं. सो डेट विल बी ऑल. थैंक यू सो मच एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो. और मिलते हैं पार्ट 3 में. हैप्पी लर्निंग.